Hello students, today I am going to start next part of the electrostat. पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे दो चार्ज के बीच का फोर्स। जब दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसके बीच का जो फोर्स है वो F है, तो फ्री स्पेस में मतलब एयर या वैक्यूम है दोनों चार्ज के बीच में, तब F नॉट फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है, मीडियम मतलब जैसे हम क्या रखा हुआ है चार्ज के बीच में, मीडियम को बदलते हैं। जैसे मीडियम मान लिया जाए कि एयर है, फिर हमने उसमें वाटर भर दिया, फिर उसके बाद वाटर को हटाया, हम पेपर भर दिए चार्ज के बीच में, तो फोर्स बदलते जाएगा। और ये बदलने की जो प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी मीडियम के स्ट्रेंथ पे निर्भर करती है, मीडियम में कितना स्ट्रेंथ है बदलने का। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब जब हवा है तो यहाँ पे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसको हम कहते हैं फ्री स्पेस का परमिटिविटी। मतलब एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब हमने बदल दिया, क्या डाल दिया, पानी या मिका या कुछ डाल दिया दोनों के बीच में, तो बदल गया, कुछ ना कुछ मीडियम है उसमें। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम हो जाएगा, या एप्सिलॉन हम लिखते हैं मतलब मीडियम का परमिटिविटी। तो मीडियम का परमिटिविटी क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। अब मीडियम के परमिटिविटी में हम डिवाइड करते हैं किससे, फ्री स्पेस के परमिटिविटी को। तो वहां पे जो टर्म आएगा एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, एप्सिलॉन आर। और इसी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों अलग अलग टर्म है, एक ही नहीं मान लीजिएगा। वह ये होल को एक कांस्टेंट है, उसको हम के मान लिए, लेकिन यहाँ जो के है वह एक्चुअली में रिलेटिव परमिटिविटी है। मतलब मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का परमिटिविटी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, अब दो चार्ज है, उसके बीच में एयर या वैक्यूम है, तब फोर्स कितना होगा, बदलेगा कौन सा चीज, तो परमिटिविटी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, अब दोनों के बीच में हम कुछ मीडियम रख दें, कोई मीडियम रख दें, तो जो फोर्स है एफ एम है, मतलब फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है ये चेंज होकर के एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब हम क्या करें, एफ नॉट बाई एफ एम करें, एफ नॉट बाई एफ एम करें, तब क्या होगा कि सारे टर्म कट जाएंगे। ये देखिए, ये दोनों कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम यहाँ पे बचेगा। तो एप्सिलॉन एम, इसको एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और ये कितने के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। अब ये है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिखें तो एप्सिलॉन एम को हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे बदल दीजिए, एप्सिलॉन एम है मतलब मीडियम का, यहाँ पे मीडियम का परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन एम के जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखें, तो एफ एम कितना हो जाएगा, मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना होगा। इसको नोट कीजिए। अभी हम पढ़े फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन एम
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस पे आधारित क्वेश्चन, जैसे हमें जो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9, है ना। ऐसा ही सिस्टम में हमें अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तब आसानी से हम उस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो चार्ज है ना, दो चार्ज कुछ मान लेते हैं 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और दोनों लाइक चार्ज है, और दोनों के बीच के मीडियम का 2 इक्वल चार्ज 8 into 10⁻⁻19 coulomb kept in medium of relative permittivity, मान लिया कुछ 2 है, is 2, then calculate force between charges if it 2 meter apart। अब देखिए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे Q1 Q2 और R दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है ना। तो आसानी से पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। इसका वैल्यू होता है कितना, 9 इंटू 10⁻9। एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 नीचे आ जाएगा, है ना, इंटू Q1 Q2 मतलब 8 इंटू 10⁻⁻19, उसका हम पावर 2 कर देते हैं, इसको हम डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई आर स्क्वायर। आर कितना है जी, 2 मीटर, 2 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वह एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है। जैसे मान लिया एक चार्ज पे दूसरा फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स दूसरा पहले चार्ज पे लगाएगा। तो इसको हम समझेंगे। यहां पे देखिए, यह दो चार्ज पार्टिकल है, दूरी कुछ भी हो, है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब Q1 चार्ज पे Q2 के कारण फोर्स है F12, है ना। उसी प्रकार से Q2 पे फोर्स जो है Q1 के कारण F21 है, मैंने लिख दिया। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। Q2 पे फोर्स Q1 के कारण या Q1 पे फोर्स Q2 के कारण मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F12 इक्वल टू माइनस F21 होगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब इसको हम साबित कैसे करेंगे तो देखते हैं। मान लिया यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है ना जी। अब देख लीजिए ये दोनों सेम लाइन पे होगा। अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इस ओर होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए, इस वेक्टर को हम R12 भी कह सकते हैं, मतलब 1 से 2 की ओर, है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू
1/4πε0। अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वह एयर है या वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं है ना। तो यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे हम कितना लेंगे, आर ये है, आर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो कोई भी वेक्टर ए को हम लिखने के लिए सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और इसमें ए के यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम F12 F21 का तो हम मैग्नीट्यूड लिख दिए, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है वह देखिए इस डायरेक्शन में होगा। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, इस डायरेक्शन में है ना, जिस डायरेक्शन में R12 है तो यहाँ पे R12 का यूनिट वेक्टर लिख दें, है ना। अब इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 को कोई भी वेक्टर, अब यहाँ पे देखिए इस यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इसको भी लिखेंगे ए वेक्टर R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड, है ना जी। अब देखिए कितना हो गया, 4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू उतना ही R12 का क्यूब हो गया इंटू R12 वेक्टर हो गया, है ना जी। क्लियर है। इसी प्रकार से हम Q1 पे फोर्स Q2 के कारण कैसे लगेगा, ये आपका निकल के आया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हम फोर्स ऑन Q1 निकालेंगे किसके कारण, Q2 के कारण। तो यहाँ पे Q1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब ये जो डायरेक्शन हमने लिया है R का वो ये हो जाएगा इस तरह से ऐसे, ये जो हो जाएगा 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर तो R21 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, R21 जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है। अब देख लीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अब R21 को आप लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, है ना। यहाँ R21 तो है स्क्वायर, है ना जी। क्यूब हो जाएगा R21 का वेक्टर। अब यहाँ देखिए R21 वेक्टर और R12 वेक्टर उसमें था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये तो मैग्नीट्यूड है, जितना मैग्नीट्यूड R21 का है उतना ही R12 का था। तो चेंज क्या हो रहा है, ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। देख लीजिए, इसको हम और भी लिख सकते हैं टैंजेंस लॉ से। R1 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें R2 प्लस R21 इक्वल टू R1 हो जाएगा। हमें निकालना R21, तो R21 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे R1 माइनस R2, है ना जी। उसी प्रकार से उसमें भी हम लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल्स लॉ से आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां से हमें निकल के आया
F12 vector is equal to and opposite in direction F21 vector, मतलब जो फोर्स Q2 पे लग रहा है Q1 के कारण इस डायरेक्शन में है, उतना ही फोर्स से Q1 पे फोर्स Q2 लगा रहा है इस डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए। चलिए, अब है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस, यह एक जगह है। कौन सा जगह है भाई? तो किसी चार्ज के चारों ओर का स्पेस है, किसी चार्ज के चारों ओर की जगह है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लिया जाए कोई क्यू चार्ज है, इसके नजदीक हम कोई दूसरा चार्ज लाए, मान लिया क्यू नॉट लाए, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा करेगा। अब इस चार्ज को यहां से दूर ले जाओ, तो करेगा करेगा करेगा। एक ऐसा समय आएगा जहां पे जो क्यू नॉट चार्ज है वह फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जहां तक करेगा, जिस स्पेस तक, सिर्फ इधर ही नहीं, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, मतलब चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस है ये, किसी चार्ज के चारों ओर का जगह है ना। जहां तक दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस एरिया, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया अराउंड ए, मतलब एरिया कैसा एरिया? मतलब चारों ओर का एरिया, चारों ओर का जगह। एरिया मतलब जगह, चारों ओर का, इस चार्ज के चारों ओर का 3 डायमेंशनल, इधर भी उधर भी इधर भी, चारों ओर का। तो एरिया अराउंड, इस चार्ज के चारों ओर का अराउंड पार्टिकल ऑफ चार्ज पार्टिकल अप टू विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब एक चार्ज पार्टिकल या कहा है एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और छोटा से छोटा चार्ज पार्टिकल होता है। तो मान लिया जाए कि क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। टेस्ट करने के लिए वह एक्सपीरियंस कर रहा है यहां तक फोर्स, तो यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मतलब जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये और आगे तक करेगा। ऐसे हम इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड होता है वह इंफिनाइट लेते हैं। इंफिनाइट मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं। हो सकता है कि जैसे एक छोटा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है ना, इसका सीमित है, कुछ दूर तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हो सकता है 1 मीटर की अराउंड हो सके, है ना। तो मोटा मोटी इसके अराउंड जो एरिया होगा जहां तक दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, एक फिजिकल क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यूनिट चार्ज पार्टिकल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो उतना ही फोर्स को उस पॉइंट पर, है ना, उस चार्ज पार्टिकल का हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। चलिए इसको समझते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज पार्टिकल। यूनिट चार्ज पार्टिकल हम मान लिया, हम यहाँ पे 1 कोई यूनिट चार्ज पार्टिकल को हम लाए, यह कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? मान लिया जाए कि ये F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण कितना हो गया? F। क्लियर है? चलिए इसको और हम बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लिया जाए कि क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसके r डिस्टेंस पे
कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, पी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैनिपुलेट कर दीजिए, पॉइंट पी है ना। अब इस पे फोर्स कितना होगा, मान लिया इस पे फोर्स है एफ, तो एफ कितना होगा जी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होगा। अच्छा ये होता है ना, दो चार्ज होता है Q1 और Q2, यहाँ पे क्या है चार्ज Q और Q नॉट है, तो यहाँ पे Q और Q नॉट है। अब दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे Q और Q नॉट फोर्स चार्ज पार्टिकल है, तो Q और Q नॉट। अब डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं फोर्स कितने पे लग रहा है, Q नॉट चार्ज पार्टिकल पे F फोर्स, तो यूनिट चार्ज पार्टिकल पे कितना हो जाएगा F बाई Q नॉट, क्लियर है। और यूनिट चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लगता है उतना ही को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए P पॉइंट पे है E, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E कितना हो जाएगा F बाई Q नॉट। अब F है तुम्हारा 1/4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर बाई Q नॉट, Q नॉट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। मतलब कोई भी चार्ज Q के R दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर is equal to 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे E इक्वल टू कितना है F बाई Q नॉट, F का यूनिट न्यूटन, Q नॉट का यूनिट कूलम, तो कितना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये होगा यूनिट, क्लियर है। नोट कीजिए। अब यहां देखिए, मान लिया जाए कि Q के R दूरी पे, Q से R दूरी पे Q नॉट चार्ज है, और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं E इज इक्वल टू कितना F बाई Q नॉट, मतलब इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो F लगा रहा है डिवाइड बाई Q नॉट, है ना। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा हमें कैलकुलेट करके आएगा, वह इसका भी तो फील्ड है, वह F फोर्स को, मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वह एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम Q नॉट टेस्ट चार्ज को कम से कम लेते हैं, मतलब टेस्ट चार्ज को हम डिमिनिश करते हैं, हम लगभग 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट, क्लियर है। मतलब कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए हम Q नॉट को, छोटा से छोटा चार्ज को हम लेते हैं, मतलब Q नॉट टेंड्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो किस डायरेक्शन में होगा, तो टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्लियर है। नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है क्या, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है, क्या है काल्पनिक लाइन से। क्या बताता है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये कहाँ से शुरू होती है भाई, तो यह पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, और टर्मिनेट कहाँ होती है, खत्म कहाँ होती है, तो यह नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तीन चीज, यह एक इमेजिनरी लाइन है, और यह ये शो करता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट पे।
कि किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ये शो करता है। इट इनिशिएट मतलब यह शुरू होती है कहां से, पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट कहां होती है, खत्म कहां होती है, निगेटिव चार्ज पे। यह एक दूसरे को कट नहीं करता है। चलिए लाइन बना करके हम समझते हैं। मान लिया जाए यह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच देंगे, इस तरह से दिया रहेगा इसमें एरो, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे हमें पता करना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं करती है। क्यों नहीं कट करते हैं? मान लिया जाए कि कट करते हैं, कट करते नहीं है लेकिन हम मान लें, है ना। तो इस लाइन के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस कर्व के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगी। और किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, एक डायरेक्शन होगा, इसलिए दो लाइन कट नहीं करेंगे। दोनों पॉइंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं करता है। अब ये शुरू करता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहां करता है, नेगेटिव चार्ज पे। अब मान लिया जाए कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा। अब यहां पे देखिए, मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से तो शुरू हो रहा है ना जी, और टर्मिनेट कहां करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये टर्मिनेट कहां करेगा, तो टर्मिनेट करेगा ये इंफिनिटी पे। क्लियर है। इस तरह से ये कहां टर्मिनेट कर रहा है, तो इंफिनिटी पे कर रहा है। अब मान लिया अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, एक चीज मैंने बताया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनिशिएट हो रहा है यहां से, टर्मिनेट कहां करेगा, नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इंफिनिटी पे। अब सिर्फ मान लिया जाए कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये आते हुए कहां से नजर आएगा, इंफिनिटी से। इसमें भी बहुत सारा ये रूल है, इस तरह से। इसका डायरेक्शन अगर हम उल्टा बना दें, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरी चीज है कि यह सिमेट्रिकल होता है, किसी भी लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। जैसे मान लिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसको लाइन ज्वाइनिंग जो चार्ज है उसके सिमेट्रिकल होता है ना। तो इसे हम पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में, और भी चीजें हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए। तो बने रहें जेके सर के साथ ब्रेक के बाद।